गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स। देखो, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया है कि किसी एटम्स के अंदर अगर मेनली हम बात करें तो हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है केमिस्ट के, अगर एक स्मॉल साइज के एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, और एटम्स के अंदर अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हम अरेंजमेंट देखें, पोजीशन देखें, इसी प्रॉपर पोजीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिलती है कि हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्लेस्ड इन एटम्स, इनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। देखो, ये केमिस्ट के माइंड में जब क्वेश्चन क्रिएट हुआ तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जनरल थ्योरेटिकली हम 9th क्लास में एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके होते हैं। यहाँ हम इंपॉर्टेंस पॉइंट को रिव्यू करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने याद रखना है जो फर्स्ट टाइम्स एटम्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर देने की जो कोशिश की थी, दैट इज जे थॉमसन, यानी अप्रोक्स 1904 के करीब जे थॉमसन फर्स्ट गिव एटॉमिक मॉडल, यानी हमने याद रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट यानी किसने किया, जिसने प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमने याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटॉमिक मॉडल दिया वो किसने दिया था, हमें जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसको हम ये ध्यान रखेंगे कि इसने हमने ये प्रपोज यानी एक अजम्पशंस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया कि एटम स्फेरिकल है, और इस स्फेरिकल एटम्स के अंदर हम ये कहें कि पॉजिटिवली चार्ज particles are uniformly distributed, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पार्टिकल्स थे पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर इन बिटवीन एम्बेडेड क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी जो हम व्यू शो करें, ये पूरे का पूरा जो रेड से हमने इंडिकेट किया, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। और इसके अंदर ये जो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, ये इंडिकेशन किसकी दे रहे हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसने में एक पॉइंट और दिया, देखो जे थॉमसन ने ये कहा कि एटम स्फेरिकल है, पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली सेपरेट है पूरे एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में एम्बेडेड हैं दसे हुए। तो हमने याद रखना है सिर्फ इतना। इससे रिलेटेड इसने पॉइंट क्या किए कि एटम्स टोटली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतने ही क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यूनिफॉर्मली सेपरेट कर दिया इसने। लेकिन इसी मॉडल्स के अदर्स नेम कौन से हैं, अगर इसको कहें हम तो इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और इसी मॉडल को किस नाम से जानते हैं, रेसिन्स केक मॉडल। और ये जैसे कि देखो वाटरमेलन से ये रिसेंबल्स करता है, जो रेड कलर का है दैट इज पल्प ऑफ वाटरमेलन, और ब्लैक कलर के सीड जैसे में वाटरमेलन के अंदर जैसे क्या है, इसमें एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को हम थर्ड वन किस नाम से जान सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल। देखो, इससे रिलेटेड हमने इतना ही ध्यान रखना है कि फर्स्ट मॉडल किसने प्रपोज किया था, जे थॉमसन ने। और कई बार फर्स्ट मॉडल जे थॉमसन मॉडल की बजाय ये पूछ ले कि प्लम पुडिंग मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था ना। थ्योरेटिकली इतना याद रखना है। इसकी कमी ये थी कि इसने यूनिफॉर्मली सेपरेटेड कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये तो इसकी अजम्पशन थी, एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने जब अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया इस मॉडल को प्रूव करने के लिए, तो ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इससे रिलेटेड सिर्फ इतना याद रखना है ना थ्योरेटिकली, बाकी हम सब 9th में ही पढ़ चुके हैं। अब हमने टू द पॉइंट्स इसको याद रखना है।
अब इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए इसकी जो ड्रॉबैक थी, लिमिटेशन थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट आया था रदरफोर्ड के द्वारा जो दिया गया, यानी सेकंड मॉडल हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। एटम से रिलेटेड, जो एटम का स्ट्रक्चर से रिलेटेड रदरफोर्ड ने दिया था, और इसने किसके बेसिस पे डिस्प्रूव किया था? अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली एटम के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हम इसमें देखो बाकी डिटेल से ये भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ सिंपल ये याद रखेंगे अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने क्या किया? कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया, क्योंकि देखो जैसे भी किसी भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस के साथ में या एक्टिव सब्सटेंस के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते, जैसे हमने कैथोड रे को स्ट्राइक करें जिंक सल्फाइड के साथ, तो जैसे स्ट्राइकिंग होते तो एनर्जेटिक पार्टिकल्स अक्सर इमिट होती है। इसी तरह से किसी के साथ अगर हम इमिट करते तो एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी निकलेंगे। सेम लाइक यहाँ रदरफोर्ड ने बॉक्स के अंदर यूज करके यहाँ सब्सटेंस यूज कर लिया है रेडियम, और रेडियम से यहाँ इसने इमिट करवाई अल्फा रेज। अल्फा रेज को यहाँ पास करवाया यहाँ से थिन शीट ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड फॉयल से पास आउट करवा रहा है। यहाँ गोल्ड फॉयल हमने लिया अप्रोक्स 100 एटम्स थिक। इसी के केसेस में जैसे ही अल्फा रेज गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट करते टाइम इसने सेटअप नहीं बनाया था, ये जैसे ही एक्सरे पास करके देख रहा था अपनी स्क्रीन को एक साइड से लैब में दूसरी साइड लेके जा रहा था। बाय चांस उसके ऊपर उसने इमिटिंग देखी, साइनिंग देखी, और एक्सपेरिमेंट का फिर सेटअप किया। यहाँ इसने इसको साइनिंग शीट के ऊपर, यानी ये लगा लें, यहाँ हमने कवरिंग करके जिंक सल्फाइड की लेयर ले ली है, इसके अंदर से, यानी जैसे ही इस गोल्ड फॉयल से अल्फा रेज पास होंगी, उसने नोट डाउन किया कि जो मैक्सिमम रेज थी वो मैक्सिमम रेज अपनी कैसे जा रही थी? डायरेक्ट जाके स्ट्राइक कर रही थी। कुछ रेज क्या थी? कुछ एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो रही थी। ये जहां स्ट्राइक कर रही थी वहां साइनिंग इमिट हो रही है, जहां भी रेज टकराएंगी वहां क्या थी? साइनिंग स्पॉट नजर आ रहा था। दैट मीन्स मैक्सिमम रेज गोस्टेड। लेकिन यह नोट किया कि कुछ रेज ऐसी थी जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, और कुछ नेग्लिजिबल रेज ऐसी भी थी, मान लो हमने जहां से पास आउट किया वहीं से क्या हो जाए? ये रिफ्लेक्टेड हो जाए। अगर इसी को हम एटॉमिक मॉडल के फॉर्म में एक्सप्लेन करें, यानी यहाँ तो हमने थिन फॉयल ऑफ शीट मेंशन कर दी है, अगर इसी की फॉर्म में हम एटम को मेंशन करें, ये पॉजिटिवली चार्ज, इसी तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है। हम देखो सिंगल लेयर बना लेते हैं, मल्टी लेयर भी बना सकते हैं। रदरफोर्ड ने तो अप्रोक्स 100 एटम थिक ली थी। इसी के केस में अगर एक्सप्लेनेशन करें हम, इसने नोट डाउन किया कि जितनी भी रेज थी वो डायरेक्ट स्टेट पास आउट हो रही थी विदाउट डिफ्लेक्शन, लेकिन कुछ रेज ऐसी भी थी जो क्या होंगी? जैसे ही लेट मान लो ये न्यूक्लियस के पास से जितनी नियर बाई जाएंगी उतना क्या कर दिया इसने? डिफ्लेक्शंस। इसी की तरह से मान लो अगर ये रेज यहां से पास आउट हो रही है अभी, तो ये भी क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्शंस। क्योंकि अगर हम नोट डाउन करके देखें, हमने जो पास करवा रहे हैं यहाँ अल्फा रेज, अल्फा रेज इज सेम लाइक हीलियम एटम दैट कैरी +2 चार्ज। अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अब तो हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता है। लेकिन जिस टाइम रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट कर रहा था, उसको नहीं पता था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। उसने नोट डाउन किया कि जैसे अल्फा रेज पास आउट करें, और उस रेज को इसने डिटेक्ट किस पे किया? फ्लोरेसेंट शीट के ऊपर। जैसे उसको
शाइनिंग स्पॉट मिले। उसने देखे कि लगभग जहां रेज हम पास कर रहे हैं वो स्टेट जा रही है, वहां सामने ही अपना स्पॉट दे रही है, लेकिन कुछ फ्यू ऐसी रेज थी जो बेंड कर रही है, जहां से पास आउट हो रही है वो वहीं स्पॉट ना देके कुछ एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गई है। लेकिन कुछ रेज यहाँ ऐसी भी नोट डाउन की कि जिस रास्ते से ये गई थी वहीं से वापस बेंड होके आ गई। यानी रदरफोर्ड से रिलेटेड हम 3 ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं इस मॉडल से, यानी मैक्सिमम रेज गो स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शंस एंड फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल एंड वेरी फ्यू या नेग्लिजिबल रेज रिटर्न टू बैक सेम पाथ। 3 ऑब्जर्वेशन हमने याद रखने हैं। देखो ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमें आता है फिर भी मैडम पढ़ा रही है, लेकिन इनको हम यूज करेंगे मैथमेटिकली। इस रेज के बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन हमें पता है सभी को कि मैक्सिमम रेज गो स्ट्रेट है, फ्यू बेंड एट सम एंगल एंड वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 20,000 रेज रिफ्लेक्टेड टू सेम पाथ। अब इसी के बेसिस पे अपना जे थॉमसन वाला तो अजम्पशन था, लेकिन रदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी, देखो इसके ऊपर फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, हमने इसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम यूज किया था या पोलोनियम भी यूज कर ले सकते हैं, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करना है। इसी अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल ऑफ एटम दे दिया हमें कि सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सेंटर क्या है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है। जैसे पूरा बास्केटबॉल देखें या फुटबॉल देखें, फुटबॉल्स का अगर ग्राउंड कहें वो तो एटम है, और उस फुटबॉल्स को हम सेंटर में रख दें, वो क्या है, न्यूक्लियस। दैट मीन्स ये तो उसने न्यूक्लियस को कंसीडर किया, और इसी के चारों तरफ रोटेट करने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे। क्योंकि इसने एजम्पशन ये देखी कि होल एटम इज एम्प्टी एंड मास इज कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ड्रॉबैक की ओर कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमने रदरफोर्ड के अलावा बोर मॉडल को भी स्टडी करना है। उससे पहले हमें इतना ध्यान रखना है, रदरफोर्ड ने सेकेंड टाइम्स में मॉडल को प्रपोज किया था। ये कहे कि एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था फर्स्ट टाइम, तो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किसके बेसिस पे कहा, अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट में जनरली हम हैवी मेटल यूज करते हैं, लाइटर मेटल यूज करेंगे तो उसकी साइज और भी छोटी हो जाएगी। यहाँ जैसे हमें अल्फा रेज 1 आउट ऑफ 20,000 मिल रही थी, और अगर हम छोटा एटम ले लें, लाइक हमने ले लिया एल्यूमिनियम ले लिया, सोडियम ले लिया या लिथियम ले लें, तो हमें रिटर्न मिलेगा ही नहीं उसमें। इसलिए हम जनरली क्या लेते हैं, हैवी एटम लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर। इसी के बेसिस पे हमने ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है। एक हम ध्यान रखेंगे कि इसने मॉडल को किस फॉर्म में प्रपोज किया। इसने ये माना कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पाथ नहीं बताया कि यहाँ रोटेट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे ये इसकी ड्रॉबैक थी, यानी नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। एक इसने क्या कहा कि कंटिन्यूअस ये रोटेट कर रहा है, अगर कंटिन्यूअस रोटेट करेगा इस वे में इसने हमें एक्सप्लेनेशन ये दी, देखो अगर इसका मतलब एटम तो अनस्टेबल है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स अनस्टेबल है। और कोई भी चीज अगर कंटिन्यू रोटेट कर रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी कंज्यूम होगी, इसका मतलब तो क्या था, ये अनस्टेबल था। तो ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक। लेकिन इस रदरफोर्ड मॉडल से कुछ एप्लीकेशन हम स्टडी कर सकते हैं, यानी क्या एप्लीकेशन, देखो हमने स्टडी करनी है रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड, हमने कुछ एप्लीकेशन स्टडी करनी है यहाँ, जहां से अपना न्यूमेरिकल बन जाता है एग्जाम में। एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑल अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट।
क्योंकि अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट से ही हमने क्या मिला था, एटॉमिक मॉडल्स। देखो ये हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जैसे रेज पास आउट हो रही है तो ये कुछ ना कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ कितनी डिफ्लेक्ट हुई, कितनी पास आउट होगी, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। और यहाँ इसने अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि अलग अलग एटम की साइज क्या होगी, अलग अलग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसने फर्स्ट वन हम इससे क्या फाइंड आउट किया, अप्रोक्स साइज ऑफ एटम। अगर किसी एटम्स की अप्रोक्स साइज हम कंसीडर करें तो हम यहाँ मान के चलेंगे 10⁻10 मीटर। इसने अप्रोक्सीमेट एक डाटा दे दिया हमें कि साइज ऑफ एटम्स क्या होगा 10⁻−10 मीटर्स में, है ना। अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो 10 की मल्टीपल्स में हम क्या हो जाएंगे, अप एंड डाउन हो जाएगा, लेकिन कितना रहेगा 10⁻−10 मीटर में। या हम ये कहें कि इसी से हमें क्या मिला, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर एटम्स की साइज ये है तो न्यूक्लियस इससे क्या है, वेरी स्मॉल। अगर न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो 10⁻−15 मीटर के करीब होगा। अब जैसे हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने अल्फा सेक्टरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसने नोट किया कि अगर गोल्ड फॉइल में से अल्फा रेज पास करवा रहे तो डायरेक्टली पास आउट हो रही है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो कर रही है, लेकिन वेरी फ्यू यानी 1 आउट ऑफ 20,000 रिफ्लेक्ट बैक। इसका मतलब इसने कंपेयर कर दिया, रेशियो निकाल दिया, हाउ मैनी टाइम्स या हाउ मच बिगर साइज ऑफ एटम इन कंपेयर टू न्यूक्लियस। तो अगर हम कंपेयर करें, अगर हम एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर करें तो इसने क्या कर दिया, कंपैरिजन दे दिया हमें, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कितना टाइम बढ़ा एटम्स। तो अगर हम देखें साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, देखो 10⁻−15 किसकी है, न्यूक्लियस की, 10⁻10 मीटर में किसकी है, एटम की। तो इन दोनों का हमारे पास रेशियो आ गया अभी कि कितना टाइम बढ़ा है। अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास 10⁵, और किस में ले रहे हैं हम, मीटर में, लेकिन रेशियो है तो सिंपल मेंशन क्या कर सकते हैं, 10⁵ टाइम्स। यानी इन पूरे डाटा से हमें क्या मिल गया कि अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की, दैट इज 10⁵ टाइम्स ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी टाइम्स, तो कितना है 10⁵ टाइम्स बढ़ा है। ये हमें किससे मिला, रदरफोर्ड के एटम से। अब सेकंड वन अगर कंपेयर करें, यहाँ हम साइज की बात करें, अब किसकी कर सकते हैं हम, वॉल्यूम की भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना टाइम्स होगा। अब जब भी हम किसी साइज की बात करते हैं, क्योंकि ये हमें जे थॉमसन ने भी कह दिया और रदरफोर्ड ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि एटम इज स्फेरिकल, और कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की अगर हम साइज की बात करते हैं तो वो क्या डिफाइन करता है, रेडियस ऑफ, यानी ये हमें जो मिली वो क्या मिली, रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी ये जो एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है, अगर यहां बात करें हम, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम, और ये हमारे पास किसके बराबर है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, तो सेकंड वन एप्लीकेशन इसी में कर सकते हैं, हमें रदरफोर्ड मॉडल से साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें याद रखना है 10⁻10 किसकी है, एटम्स की, और 10⁻15 न्यूक्लियस की। तो हाउ मैनी टाइम्स बिगर हो गया, 10⁵ टाइम्स। अब इसी केस में वॉल्यूम को भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी हमारे पास अगर रेडियस है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन से हमें क्या करनी है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अगर न्यूक्लियस का हम रेशियो फाइंड आउट कर ले, अगर रेशियो फाइंड आउट करें, देखो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास है, किसी भी
अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करें हम, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या हमारे पास आर की वैल्यू एटम के लिए भी है और न्यूक्लियस के लिए भी है, तो वॉल्यूम के केस में भी निकाल सकते हैं। यानी अगर इसी दोनों को हम यूज करके यहाँ पुट करें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, उसी एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो अपने पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई तो सेम रहेगा। यहाँ हम एटम के रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कितनी है हमारे पास 10⁻⁻10 की क्यूब कर दी हमने। डिवाइड में क्या पुट कर देते हैं 4/3 पाई और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो भी अपने पास है 10⁻⁻15 क्यूब। देखो ये पूरे का पूरा डाटा हम कैंसिल आउट कर दें सेम है। अब अपने पास ये रह गया, इसी को सोल्व आउट करें। जब भी पावर की पावर में है तो हम पावर क्या करते हैं मैथ में हम सबको पता है, यानी कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻13 और 15 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻45। जब डिवाइड में माइनस में पावर है अपर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगी प्लस में। दैट मीन्स अपने पास अभी कितना आ गया 10⁻15 टाइम्स, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये कंपेयर कर लेते हैं, रेडियस तो कितनी है 5 टाइम्स बड़ी है, लेकिन वॉल्यूम कितने टाइम्स बड़ा है 15 टाइम्स। ये हमने ध्यान रखना है। देखो थर्ड वन एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं अभी, इसी से रिलेटेड, यानी अगर हम न्यूक्लियस और इसकी बात करें, हम कह रहे हैं कि अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो इसी से हम रेडियस से ही क्या निकाल सकते हैं। देखो हमने ये स्टडी किया कि सेंटर में न्यूक्लियस और पूरा एटम क्या है खाली है। अगर हमें इस एटम की रेडियस पता है, ये मान लो अपनी कैपिटल आर है और इस न्यूक्लियस की अगर कंसीडर करें, ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, तो हम किसी भी रेडियस से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम मास, और मास पर तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमें रदरफोर्ड ने क्या दिया, देखो हमने यहाँ कंसीडर करना है, इसने हमें कहा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, इस केस में किसी भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या होगी इस एटम का जो मास है उसके क्यूब रूट के बराबर होगी। और क्यूब रूट के जो हमारा है अगर यहाँ स्टडी करें, यानी रदरफोर्ड से हमें क्या फाइंड आउट हुआ रेडियस ऑफ, देखो न्यूक्लियन वर्ड भी यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस क्या होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये दोनों ही किसमें है न्यूक्लियस के अंदर है, तो कई कई वर्ड हमें न्यूक्लियन भी मिल सकता है और न्यूक्लियस भी, तो ये हमने ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज proportional to cube root of atomic mass of atom of element। किसी एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है क्या है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी हम क्या राइट अप कर सकते हैं, देखो अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह एक फिक्स टर्म यूज करते हैं, उसकी वैल्यू वेरी करती है 1.1 से 1.4 10⁻13 में, तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं, इन बिटवीन जो भी पुट कर लेंगे तो अपने पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए ए डॉट बोल दें हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इनटू क्या हो जाएगा ए की पावर क्यूब रूट के लिए लिख सकते हैं 1/3। इस केस में ये ध्यान रखना है हमारी, यहाँ जो ए डॉट है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस ए की वैल्यू वेरी करती है 1.1 से 1.4 इंटू 10⁻13 के रेंज में।
इस पूरे को हम अप्रोक्स कर देते हैं, यानी हम 1.2 या 1.3 पुट करेंगे इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट टर्म है, हमें गिवन मिलती है, नहीं याद रखेंगे। अब इसी से देखो, किसी का अगर हमें रेडियस गिवन है या एटॉमिक मास गिवन है, या एटॉमिक मास ना देके वो न्यूक्लियस बोल देते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किसके बराबर है, एटॉमिक मास। तो हम किसी का भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो छोटा सा न्यूमेरिकल हम सोल्व आउट करते हैं। हमने ये सिर्फ डाटा याद रखना है, यानी इसी से रिलेटेड अपने पास एक फॉर्मूला आ गया जो हमने याद रखना है। देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहे रेडियस का माने चाहे ए डॉट से रिप्रेजेंट करे, यानी ये टर्म आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये कई बुक में या ट्यूशन में ये भी मिल सकता है, या आर डॉट से, बोथ आर सेम। इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड वैल्यू अप्रोक्स हम इसकी पुट करते हैं कितनी, 1.2 भी मिल सकता है, 1.3 ये वैल्यू हमें मिलती है, किसके बराबर है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो अपने पास एक फॉर्मूला मिल गया है कि जब भी हमने रेडियस फाइंड आउट करनी हो, यानी ए डॉट इंटू 1 पावर क्या है, 1/3, यानी रूट क्यूब हो गया हमारे पास। अब हमें मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, फाइंड आउट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ an atom having nucleon number 64, ऐसे भी मिल सकता है हमें। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। देखो यानी हमें इस तरह के क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं अभी। अब हमें रेडियस गिवन हो तो क्या निकाल सकते हैं, उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास भी निकल जाएगा। या हम इसके निकालेंगे। देखो हमें न्यूक्लियॉन्स नंबर मीन्स हमें क्या मिला, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू मिल गई है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस। और अपनी रेडियस के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की हम वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻13, और यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 64, तो यहाँ पुट कर लेते हैं 64 1/3। जनरली कंपटीशन में हमें ऐसा ही वैल्यू मिलेगी जो क्यूब हो किसी की प्रॉपर, कई बार क्यूब नहीं है तो अप्रोक्स निकाल लेंगे। जैसे इसका हमने अभी फाइंड आउट करना है, तो 1.2 इंटू 10⁻13, और ये देखें तो अपना कितने का क्यूब है, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 4 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और अगर हमसे कहे कि स्टैंडर्ड यूनिट में निकालो मीटर में, तो मीटर में भी निकाल सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा अपना 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, हमें सबको पता है, तो इसकी 2 पावर क्या कर देंगे हम, इंक्रीज। और अपने पास मीटर में रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 इंटू 10⁻⁻15 सेंटीमीटर की जगह क्या कर देंगे, मीटर। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट रेडियस ऑफ एन एटम, है ना। एक हमने खुद ने सोल्व करके देखना है। देखो इसी की जगह अगर हमें ये कह दे कि फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इफ न्यूक्लियॉन नंबर इज 25, ऐसा दे दिया। आप कहोगे जी तो किसी का क्यूब नहीं है, अब कैसे सोल्व करें हम, तो उसको अप्रोक्स में सोल्व कर लेंगे हम। जैसे अपने पास फॉर्मूला है क्या, आर के लिए ए डॉट इंटू ए की पावर 1/3, न्यूक्लियॉन नंबर दे रखा है, दैट मीन्स किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की, तो हम इजीली निकाल सकते हैं ये अपना 1.2 इंटू 10⁻13। अब ए की जगह पुट कर देंगे 25 का 1/3। अब हम 25 को देखें, ये तो क्यूब नहीं है किसी का, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का क्यूब कितना है 64, तो हम ऐसे थोड़ा सा अप्रोक्स कर लेंगे। देखो अगर हम देखें 2 का क्यूब है अपने पास वो 8 है, 3 का क्यूब कितना है 27,
यानी ये स्लाइटली बिगर है किससे 25 से। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इसका हम क्यूब करेंगे, हमने आउट करना है, दैट मीन्स कितना करेंगे हम, देखो 3 से स्लाइटली स्मॉलर लेना है हमने, तो यहाँ इसकी जगह हम अप्रोक्स वैल्यू पुट कर लेंगे 1.2 इंटू 10⁻13। ये 25 है, ये 27 है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं देखो 2.8 या 2.9, बड़ा हो जाएगा तो 8 या 9 में से हम कंसीडर करके क्या करेंगे, ये इसका सोल्व आउट हो जाएगा अपना क्यूब की फॉर्म में, और यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व आउट करेंगे। ये वैल्यू अपनी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, मीटर में भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा तो हमें पूरा क्यूब की फॉर्म में ही मिलेगा, बाई चांस ऐसा हो कि ना मिले तो उसको क्या करेंगे, अप्रोक्स कर लेंगे, उससे अगली क्यूब और पीछे वाली क्यूब कंसीडर करके देख लेंगे, तो इन बिटवीन कंसीडर करेंगे। अगर ये बिल्कुल ही छोटा होता 20 हो जाता तो हम क्या करते, और भी इसको क्या लेते 2.1 2.2 कंसीडर कर लेते, वो हम 4 ऑप्शन में से देख के आंसर मैच हो जाएगा फिर। तो इस तरह से हमने क्या करना है, सोल्व आउट कर लेना है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए और कितने एंगल पे, ये भी किससे निकाल सकते हैं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर नेक्स्ट वन एप्लीकेशंस की बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वन अगर 4th एप्लीकेशन देखें तो क्या कर सकते हैं हम, वी इजीली फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए, जिसको हम लेट इंडिकेट कर रहे हैं म्यू से, ओके। और नेक्स्ट वन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल एट विच पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, देखो कितने एंगल पे डिफ्लेक्टिव हुआ, कितने पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुए, उसके लिए भी हमें रदरफोर्ड ने एक रिलेशन दिया मैथमेटिकली, और इसने हमें क्या रिलेशन दिया कि म्यू इज इक्वल टू क्या है, के अपॉन साइन थीटा, कि हमें 4 करनी है, और थीटा को जैसे आप मैथ में पढ़ते हो यहां मेंशन कर देते हैं हम इस फॉर्म में, ये पावर है तो इसकी भी क्या है, पावर में। तो इस केस में ये थीटा तो अपना एंगल है और म्यू क्या है, पार्टिकल जितनी डिफ्लेक्टेड हुई है। देखो हम ये कंसीडर करें कि अगर हमने इस न्यूक्लियस को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से अल्फा रेज आ रही है, लेट हम ये कंसीडर कर लेते हैं, हम सिर्फ देखो डिफ्लेक्शन को दिखा देते हैं, ये रेज थी अगर स्टेट जानी थी, लेकिन ये जितनी न्यूक्लियस के पास आएगी उतने ही एंगल से क्या होगी, ये डिफ्लेक्टेड। अब इसने जाना तो स्टेट पाथ पे था, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि मैक्सिमम रेज गो स्टेट, लेकिन कितनी नंबर ऑफ रेज डिफ्लेक्टेड हुई एट विच एंगल, तो ये जो अपना एंगल है यहाँ, ये एंगल कौन सा है, थीटा। अगर हमें एंगल दे रखा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो क्या निकाल सकते हैं, हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, अगर एक गिवन डाटा है तो सेकंड वन सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो इसको सोल्व आउट करते हैं हम, कि कितने पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्टेड होंगे। या तो इस केस में हमें के की वैल्यू, यहां जो हम यूज कर रहे हैं, देखो ये जो हम यूज कर रहे हैं म्यू इज इक्वल टू के अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कौन सा एटम का न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, कौन सी रेज हमने पास की, जैसे अगर यहाँ हमसे अल्फा रेज यूज कर रहे हैं, उस केस में वैल्यू में अलग अलग गिवन होगी, के की वैल्यू गिवन है तो इनमें से एक अननोन निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि एक एंगल पे डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स दे देते हैं, दूसरे एंगल पे निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें क्वेश्चन गिवन दे दिया अभी, इफ 120 पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, हमें कह रहा है इफ 120 पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट, ये कह रहा है कि 60 डिग्री पे 120 पार्टिकल हैं जो 60 डिग्री पे डिफ्लेक्टेड हो गए,
अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री 90 डिग्री पे कितने हो गए। हमसे कह रहा है कि यही एटम है, वही रेज है जिसके एटम्स के पास थ्रू हम अल्फा रेज पास करवा रहे हैं। तो कह रहा है कि वही तो रेज है और उसी एटम से पास करवा रहे हैं। अगर 120 यानी 120 पार्टिकल्स अगर 60 डिग्री से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं तो कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री, कि 90 डिग्री पे कितने डिफ्लेक्टेड होंगे। तो अपने पास फॉर्मूला, यहाँ के की वैल्यू नहीं दी इसने, एक पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंगल पूछ रहा है तो के की वैल्यू गिवन मिलेगी उस गिवन एटम के लिए। लेकिन यहाँ देखो के की वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें एक के लिए वैल्यू दे रखी है, सेकंड के लिए निकालनी है। यानी अगर फर्स्ट केस देखें हम, यहाँ हमारी 120 पार्टिकल्स दे रखे हैं, एंगल भी गिवन है। तो फर्स्ट केस अगर हम सोल्व करें अपना, यहाँ अगर फर्स्ट केस देखें आपको 120 नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स दे रखे हैं, म्यू की वैल्यू, एंगल 60 दे रखा है, तो पुट कर दें यहाँ, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा के अपॉन साइन 4 थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम 60/2। ये फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो अगर एंगल 90 डिग्री पे कितना डिफ्लेक्टेड होगा। सेकंड केस में देखो सोल्व आउट करें अगर हम, जो सेकंड केस अपने पास है इस केस में हमने म्यू की वैल्यू तो निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, एंगल दे रखा है यहाँ, तो यहाँ पुट कर लेते हैं के बाय साइन 4 थीटा में गिवन है यहाँ 90/2। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये तो कितना रह गया अपने पास साइन 30, ये कितना रह गया हमारे पास 45। अब इसी के केस में देखो अगर हमें जब भी निकालना हो तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पुट करें फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर कर दें तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 120/μ इक्वल टू क्या हो जाएगा के बाय साइन 4 30 डिग्री। इसी के केस में अपने पास क्या आ जाएगा के अपॉन साइन 4 और यहाँ कितना रह गया अपने पास 45। अब इस केस में इसको सोल्व आउट कर लेते हैं हम, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है 120/μ इक्वल टू साइन 45 की अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दे, देखो ये डिवाइड में तो किस में आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी अगर इसकी वैल्यू हम सोल्व करें, वैसे मैथमेटिकली आपको पता है नहीं, जब भी हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो जनरली हम यूज करते हैं 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। इनको हम कंसीडर कर लेते हैं इस फॉर्म में कि 4 एंगल्स, ये तो अपना 0 है, 1, 2, 3, 4 टर्म्स आ गए अपने पास। इसको क्या करते हैं जितने उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और सबका क्या कर देते हैं हम अंडर रूट कर देते हैं, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी ना, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें तो 1/2 आ गई अपनी। सोल्व आउट करेंगे तो हमें तो एक तो ये वैल्यू चाहिए, एक किसकी चाहिए हमें 45 की चाहिए। 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो अंडर रूट 2 तो यूं का यूं रह जाएगा अपना, ये होगी अप्रोक्स 1/2 ही हो गया ये, और 1/2 है तो क्या रह गया अंडर रूट 1/2। अब इसकी वैल्यू हम सोल्व आउट कर सकते हैं, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, यहाँ हो जाएगी अपनी 1/√2i, यानी 1/√2 और इसकी 4 पुट कर देंगे। डिवाइड में क्या आ गया अपना साइन थीटा की वैल्यू 30 की कितनी है अपनी 1/2 और इसको 4, और इसको अब पूरा सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू की। रीअरेंज करके सोल्व कर लेंगे ना अभी तो इसको। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, और अगर दो केस में नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो और एंगल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। और अगर एक ही केस में निकालना हो कि इतने एंगल पे कितने डिफ्लेक्टेड हुए पार्टिकल्स, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी के की वैल्यू गिवन मिलेगी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुए और कितने एंगल पे डिफ्लेक्टेड होंगे। इसी के अलावा एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है,
इसको सोल्व आउट करेंगे, अप्रोक्स अपने पास आंसर आ जाएगा कि 30 पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। इसको सोल्व आउट कर लेंगे हम, अप्रोक्स अपने पास आ जाएगा 30 पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 90 एंगल्स। अब इसी की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, नेक्स्ट वन इसकी एप्लीकेशन देखो, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से अगर रेज को भेजेंगे तो कितनी दूरी तक जाएगा, कि कितना अप्रोच कर सकता है वो न्यूक्लियस को। तो इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ रेज नियर टू न्यूक्लियस। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस है, यहाँ से हम अल्फा रे जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको पास आउट करें, ये पॉजिटिवली चार्ज इसकी तरफ जाएगा, लेकिन जैसे एक पोजीशन आएगी, मिनिमम डिस्टेंस आएगी, उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव में रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कितनी दूरी के पास जाके वापिस ये क्या हो जाएगा, रिटर्न टू बैक। अब ये जो डिस्टेंस आपकी यानी इसको अगर कंसीडर करें, ये मिनिमम अप्रोच है कि कितनी कम से कम दूरी बचे कि वहां तक अल्फा रेज जाएगा। इस मिनिमम अप्रोच को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें गिवन क्या है कि कौन सा एटम है और कितनी स्पीड से रेज को हमने पास आउट किया। अगर हम ये माने कि यहाँ स्पीड v1 स्पीड से हमने, ये स्पीड ऑफ रेज हमें गिवन है और स्पीड ऑफ रेज अगर v1 से गिवन है, देखो हम मान लें लेट रेज पास थ्रू मेटल फॉइल, किससे, यहां स्पीड दे दी मान लो v, यहां इसका मास ऑफ पार्टिकल्स है मान लो m, और इसी के केस में यानी अल्फा पार्टिकल्स हम यूज करें तो अल्फा की स्पीड, अल्फा का क्या हो जाएगा, मास, और हम मिनिमम अप्रोच करें कि कितना कम से कम दूरी इसके पास रीच अप करेगा, उसको हम मान लो r डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है मिनिमम कितनी होगी हमारे पास, r डॉट, कितनी अप्रोच तक रीच कर सकता है। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है और ये फॉर्मूला अपने पास क्या है कि अगर हमने मिनिमम अप्रोच निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4k Z² अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज जो स्ट्राइक करेगी उसकी क्या करनी है हमने, स्क्वायर। इस केस में देखो ये जो हमारे पास है E, ये क्या चार्ज पुट करेंगे और ये क्या है अपना Z, इसी का एटॉमिक नंबर कौन सा है, हम एटम यूज करें उसी के केस में, तो इसी को अगर सोल्व आउट करें तो हम मिनिमम अप्रोच को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेज के अंदर, है ना। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम और इन तीनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना है, यानी देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है कि किसी रेज को, चार्ज पार्टिकल्स को पास आउट करेंगे तो उस एटम्स के पास नियर बाय कितनी डिस्टेंस तक जा सकती है, तो मिनिमम अप्रोच निकाल सकते हैं। इसी के केस में हम क्या निकाल सकते हैं, कितने एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गया, कितनी रेज है, और स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मिनिमम अप्रोच दे दी कि किस स्पीड से भेजें कि इतनी नियरेस्ट पॉइंट तक जाएगा वो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।